नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस दूसरे वीडियो में इंडियन पीपल कार की सीरीज पार्ट 2 में। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल में जाके देखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं इंडियंस पीपल कार की और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1951 इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि उस वक्त भारतीय सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एंटरप्रेन्योर को अगर अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है इंडिया में तो उन्हें गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़े। कोई भी कार या ट्रक मैन्युफैक्चर करना है तो उनको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने उस समय बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को विभिन्न प्रकार के लाइसेंस दिए थे। जैसे टेल्को को केवल लाइसेंस दिया गया था कि आप केवल ट्रक्स में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अशोक मोटर्स को भी लाइसेंस दिया गया था केवल ट्रक्स बनाने के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा को लाइसेंस दिया गया कि आप केवल जीप्स में कॉन्सेंट्रेट करें। और कार बनाने का लाइसेंस केवल दिया गया था हिंदुस्तान मोटर्स को, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स को और यूनियन मोटर्स को। यूनियन मोटर्स को लाइसेंस मिलने के बाद वो कोलैबोरेट करते हैं स्टैंडर्ड मोटर्स के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा नाम था ब्रिटेन में, और इंडिया में भी उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा मार्केट बना के रखा हुआ था। क्योंकि किंग जॉर्ज 5 1911 में किंग जॉर्ज 5 के कोरोनेशन में स्टैंडर्ड मोटर्स ने, जो कि एक ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्होंने कार्स प्रोवाइड करी थी भारत में। तो यूनियन मोटर्स का कोलैबोरेशन होता है स्टैंडर्ड मोटर्स के साथ और वो अपनी कार्स निकालते हैं, जैसे वैनगार्ड सलून, स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 10। स्टैंडर्ड 8 को उस समय रिटेल किया जाता है ₹6500 में। लोगों को लग रहा था कि अब हमें शायद इंडिया की पीपल्स कार मिल जाएगी, मगर 1954 में जो नेहरू गवर्नमेंट रहती है वो सोचते हैं कि जो बाहर की कार्स यहाँ आके बिक रही हैं वो उनके फॉरेन एक्सचेंज को एक बहुत बड़ा ड्रेन हो रहा है। इसीलिए 1954 में नेहरू गवर्नमेंट बहुत सारे टैरिफ्स लगा देते हैं बाहर की कंपनीज को यहाँ पे कार बेचने के लिए। इसीलिए हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब कार को बाहर से नहीं मंगाते हैं, मगर उनके केवल सोल्ड पार्ट्स को मंगा के यहाँ पे असेंबल करा करते हैं। मगर 1960s और 1970s के दौरान 90% इंडियन कार मार्केट एम्बेसडर और फिएट 1100 डोमिनेट कर रहे थे, मगर उनकी जो प्राइसिंग थी बहुत ज़्यादा थी। जैसे फिएट 1100 उस समय 1960s और 1970s में 10,556 की रिटेल प्राइस पे थी और एम्बेसडर ₹12,000 की रिटेल प्राइस पे थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी कोई भी इंडियन आम आदमी के लिए। इसलिए इन कारों को बोला जा रहा था कि वो केवल कार्स हैं रिच के लिए। ये अप्रैल 1959 में नेहरू गवर्नमेंट एक कमेटी सेट करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ सर लक्ष्मीकांत झा, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रहते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के, और उनकी कमेटी फरवरी 1960 में अपने रिकमेंडेशंस देती है कि स्वदेशी जो कार होनी चाहिए इंडिया की वो होनी चाहिए कुछ 5,000 से 6,000 के बीच के रिटेल प्राइस में। वो कार रूमी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए और एक एवरेज इंडियन फैमिली को अकोमोडेट करने के लिए वो कार बनाई जाना चाहिए। ये सारे रिकमेंडेशंस जो झा कमेटी है वो देती है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को। और 1961 में गवर्नमेंट एक और कमेटी सेट करती है, इस समय अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जी पांडे, जो कि रिटायर्ड चेयरमैन रहते हैं रेलवेज के। इनकी कमेटी को भी जिम्मा दिया जाता है कि वो भी अपनी रिकमेंडेशंस एक रिपोर्ट बनाए और अपनी रिकमेंडेशंस लोकसभा को दे। इसीलिए 1961 में सर जी पांडे की कमेटी रिकमेंडेशन देती है कि इंडिया की जो पीपल्स कार है वो होना चाहिए कोलैबोरेशन विद द फ्रेंच कार मेकर रेनॉल्ट। जब रेनॉल्ट के पास जाया जाता है और रेनॉल्ट से बात की जाती है तो रेनॉल्ट उस समय अपनी बहुत ही सक्सेसफुल कार द डॉफाइन इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं नेगोशिएट करने के लिए। उस समय वो बातें नहीं चल पाती हैं, क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन सर वी.के. कृष्णमाचारी बिलीव करते हैं कि जो प्रायोरिटी है इंडियन गवर्नमेंट की वो इंडियंस पीपल कार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रांसपोर्ट गुड्स और पब्लिक गुड्स के प्रति होना चाहिए। इसीलिए 9 अगस्त 1962 को द मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड माइंस सी सुब्रमण्यम लोकसभा में बोलते हैं कि हमारी प्रायोरिटी अब इंडिया की पीपल्स कार नहीं है, बल्कि हमारी प्रायोरिटी है ट्रांसपोर्ट गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। इसीलिए 1962 में इंडियाज पीपल कार प्रोजेक्ट हॉल्ट हो जाता है। 1962 के बाद 1964 तक इंपोर्ट्स की कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो गवर्नमेंट उस समय भी इंडियन कार प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ध्यान नहीं दे पाती है। 1964 के बाद आता है वॉर विद पाकिस्तान, 1965 उसके बाद आता है फैमिन, फिर फॉरेन एक्सचेंज की कुछ क्राइसिस रही 1966 और 1967 में, और 1967 तक इंडियाज पीपल कार प्रोजेक्ट
शांत हो जाता है। कुछ सालों में बहुत सारे इंटरनेशनल कार मेकर्स जैसे BMW, BMC, सिट्रॉन, रेनॉल्ट और वॉक्सवैगन भी अपनी कार प्रेजेंट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को नेगोशिएशंस के लिए। टोक्यो कोगियो एक जापानीज कार मेकर भी अपनी कार प्रेजेंट करते हैं, जो कि रिटेल करना मांग रहे थे उस समय ₹6700 में, मगर वो बातचीत भी नहीं हो पाती है। नेहरू गवर्नमेंट के पॉलिटिकल हैवीवेट श्री कृष्णा मेनन जी एक और दूसरे कार मैन्युफैक्चरर के लिए ज़्यादा पिच इन करते हैं और वो कार मैन्युफैक्चरर का नाम रहता है टोयोटो। इसी बीच बहुत सारे इंडिजिनस एफर्ट्स भी लगे थे कार बनाने के लिए और एक इंडिजिनस कार बनाई गई थी उस टाइम, द मीरा, जो कि बनाते हैं श्री शंकर लाव कुलकर्णी, जो कि कोल्हापुर के डेवलपर रहते हैं और वो अपनी कार बनाते हैं मीरा। मीरा बोली जाती थी उस टाइम इंस्पायर थी 1950s और 1960s में जर्मनी की स्मॉल कार्स से, जिन कार्स का नाम था द गोगो मोबिल, जो कि काफ़ी हिट कार थी जर्मनी में। और इसी को देखते और इसी से इंस्पायर होके श्री कुलकर्णी जी बनाते हैं द मीरा। मगर मीरा को भी अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस नहीं मिलता है, कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाइसेंस नहीं मिलता है। लाइसेंस दिया जाता है 2 जनों को, एक थे मदन मोहन राव जी और दूसरे थे श्री संजय गांधी। 13 नवंबर 1968 को द मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट श्री नगुरात रेड्डी अनाउंस करते हैं कि श्री संजय गांधी जी के प्रपोजल दी है इंडियन गवर्नमेंट को कि वो इस रिटेल प्राइस जो कि 5000-6000 के बीच में था, उस रिटेल प्राइस में इंडिया की स्वदेशी कार बनाना चाहते हैं। 21 साल के संजय गांधी उस समय प्रपोज करते हैं कि उनकी जो स्वदेशी कार रहेगी वो 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड में रहेगी और 18 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज देते साथ उसकी जो रिटेल प्राइस रहेगी वो रहेगी ₹6000। 1967 में संजय गांधी जी इंडिया वापस आते हैं अपनी 3 ईयर इंटर्नशिप पूरी कर रॉल्स रॉयस के साथ, और वो 1967 में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ओल्ड दिल्ली में वहाँ पे एक गैरेज रेंट करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आर्टिसंस और बहुत सारे मैकेनिक्स, वेल्डर्स और पेंटर्स को के साथ वो एक टीम बनाते हैं और नवंबर 1968 में संजय गांधी जी प्रपोजल देते हैं गवर्नमेंट को कि और एक वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि इंडिया की जो पहली पीपल कार है वो कैसी रहेगी। उस रिपोर्ट में प्रपोज करते हैं कि इंडिया की पहले स्वदेशी कार रहेगी 2 डोर्स, रेयर सिलेंडर पावर उसके पास रहेगा। बट यह कार का उनका पास प्रोटोटाइप नहीं था, उनके पास केवल इस कार की स्केचेस थी और रिपोर्ट्स थी। उनकी रिपोर्ट और बोल रही थी कि वो कोई भी फॉरेन कंपनीज के साथ, कोई भी फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, ये कार केवल और केवल स्वदेशी रहेगी। और इसी के चलते 2 साल बाद उनको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है। मगर ये लेटर ऑफ इंटेंट देने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स संजय गांधी के लिए और उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए उठते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन उस समय काफ़ी नाराज़ रहती है। ऑपोजिशन उन पर आरोप लगाते हैं नेपोटिज्म का, क्योंकि बहुत सारे कार मेकर्स ऑलरेडी लेटर ऑफ इंटेंट मांग रहे थे मगर उनको एक इंक्लूसिव लेटर ऑफ इंटेंट नहीं दिया जाता है। नवंबर 1972 में संजय गांधी जी प्रेजेंट करते हैं एक प्रोटोटाइप कार और इस कार को नाम दिया जाता है मारुति। अब ये कार का प्रोटोटाइप था 2 डोर, एक 4 सीटर कार थी और सामने 2 सीट्स थी और बहुत स्पेशियस कंफर्टेबल बताई जा रही थी ये कार। ऑपोजिशन काफ़ी सारे आरोप लगा रही थी और मारुति के बहुत सारे चीज़ों को वो क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मारुति को कुछ टेस्ट्स के लिए जाना पड़ेगा बिफोर द लेटर ऑफ इंटेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ लाइसेंस। इसलिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं डायरेक्टरी ऑफ जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये सब कमेटी बनाई जाती है और वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि मारुति की जो प्रोटोटाइप है एटलीस्ट 30,000 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा और उसी के बाद लाइसेंस संजय गांधी जी को दिया जाएगा। बट जो प्रोटोटाइप है वो 10,000 किलोमीटर चलती है। प्रोटोटाइप मारुति थी वो 10,000 किलोमीटर चलती है और इन 10,000 किलोमीटर चलने के बाद उनको लाइसेंस दिया जाता है कि वो मारुति कार्स बना सके। मारुति मोटर्स अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है हरियाणा में और मारुति मोटर्स का काम शुरू हो जाता है प्रोटोटाइप्स बनाने का। मगर मारुति मोटर्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं और सबसे पहला लिमिटेशंस था उनका अंडर फंडिंग।
2.5 करोड़ का उनको जो बिगिनिंग कैपिटल रहता है वो 2.5 करोड़ का रहता है, मगर 1972 तक वो ऑलरेडी 10 करोड़ का कैपिटल पे अप कर चुके रहते हैं। इसीलिए वो 73 इन्वेस्टर्स से 2.18 करोड़ उठाते हैं उस समय। मगर मारुति मोटर्स की मेन प्रॉब्लम अंडर फंडिंग नहीं थी, मेन प्रॉब्लम थी सस्टेनेबिलिटी। संजय गांधी जी की मारुति इंडियन रोड्स पे चल सकती है कि नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उस समय ऑपोजिशन उठाता है। इसीलिए 25 मई 1975 को एक वेटरन जर्नलिस्ट श्री खुशवंत सिंह मारुति मोटर्स जाते हैं। वो मारुति मोटर्स और संजय गांधी जी को वो प्रेजअप करते हैं, मगर वो बोलते हैं कि मारुति मोटर्स जब मारुति कार्स जब इंडियन रोड्स में आएगी तो उनका प्राइसिंग 5,000 या 6,000 नहीं बल्कि 25,000 तक जा सकता है, जिस हिसाब से कार फैक्ट्री में बनाई जा रही है। मगर ओवरऑल मारुति से वो काफ़ी खुश रहते हैं कि कुछ ही महीनों में मारुति कार्स अब इंडियन रोड्स में चलेगी, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। जून 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और मारुति का पूरा जो काम है वो रुक जाता है, क्योंकि संजय गांधी दूसरे मैटर्स में एंगेज हो जाते हैं। इसलिए जब इमरजेंसी खत्म होती है तो उस कांग्रेस पार्टी हार जाती है और जनता पार्टी का कोalition अब गवर्नमेंट में रहता है। और जैसे ही वो गवर्नमेंट में आते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज गांधी परिवार और मारुति मोटर्स के ऊपर शुरू कर दी जाती है। इसलिए और 6 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑर्डर कर देता है कि जो मारुति फैक्ट्री है उसको वाइंड अप करना चाहिए और उस समय केवल 40 मारुति कार्स ही बन पाती है। मगर 2 साल बाद जनवरी 1980 में कांग्रेस पार्टी फिर से पावर में आती है और संजय गांधी को फिर से मौका दिया जाता है कि वो मारुति मोटर्स को रिवाइव कर सके, मगर ऐसा फिर से नहीं हो पाता है, क्योंकि 23 जून 1980 को संजय गांधी जी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है पिट्स एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हुए। और मारुति मोटर्स और संजय गांधी मारुति का जो ऑपरेशन, संजय गांधी जी की मारुति कार्स का ऑपरेशन बंद हो जाता है। इंडिया की पहली स्वदेशी कार का जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है वो समाप्त हो जाता है और संजय गांधी जी की मारुति कभी भी इंडियन रोड्स पे नहीं आ पाती है। कुछ सालों बाद मारुति को रिवाइव किया जाता है। इंडिया की जो स्वदेशी कार का सपना है, इंडिया की जो पहली पीपल कार का सपना है, वो फिर से देखा जाता है। मगर इस सपने के बारे में आपको बताऊंगा मैं अपने अगले वीडियो में। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।